गुड मॉर्निंग बच्चों। आज संडे है तो आज थोड़ा सा हम लोग लंबा लेक्चर पढ़ेंगे और ये आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th है। क्लास 10th का और 12th दोनों में है। ये जो है 10th में भी काम करेगा और 12th में भी काम करेगा। दोनों में पढ़ना है रे ऑप्टिक्स ना। रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स क्या होता है और ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है फिजिक्स का, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम को थोड़ा शॉर्ट में सिद्ध भी कर दूंगा मैं। उसके बाद दर्पण, दर्पण में पढ़ना है हम लोग को समतल दर्पण, गोली दर्पण, गोली दर्पण में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं सब पढ़ेंगे। उसके बाद परावर्तन का सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u का निगमन, प्रतिबिंब का बनना और न्यूमेरिकल सब कुछ हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या है, अगर प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाए कि प्रकाश, लाइट किसे कहते हैं, लाइट क्या है, तो छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो देखने में क्या करता है, सहायता करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो देखने में सहायता प्रदान करता है। तो लेकिन प्रकाश जो है एक बहुत विस्तृत टॉपिक है। प्रकाश को समझने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे प्रकाश क्या है ना। तो प्रकाश रियली में अगर कहा जाए तो ठीक है, छोटे क्लासों में प्रकाश वो ऊर्जा है जो देखने में सहायता प्रदान करती है। लेकिन आज क्या जानते हैं कि देखने के लिए हम लोग IR ना, IR माने कि इंफ्रारेड का भी यूज करते हैं। मधुमक्खी जो होती है वह आपके अल्ट्रावायलेट रे की मदद से वो देख सकती है। तो देखने में सहायता करती है, ये पर्याप्त नहीं होगा प्रकाश के लिए। तो प्रकाश क्या है इसको थोड़ा डीपली हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश के बारे में अगर मैं अध्ययन करूं, प्रकाश क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, लाइट क्या है। तो प्रकाश के सभी गुणों को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक सामने आते हैं। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन और हाइगेंस। और दोनों ने माना था शुरुआत में, हाइगेंस ने माना, हाइगेंस साहब मानते थे कि प्रकाश जो है एक तरंग है। प्रकाश क्या एक तरंग है, जबकि न्यूटन ने माना कि प्रकाश एक कण है। न्यूटन प्रकाश को एक कण माना, न्यूटन प्रकाश को एक कण माना था। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का प्रकाश के संदर्भ में न्यूटन एक नियम दिया, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, प्रकाश को पार्टिकल माना न्यूटन ने। और जबकि एक साइंटिस्ट है डच फिजिस्ट हाइगेंस, हाइगेंस प्रकाश को क्या माना है, तरंग माना है। शुरुआत के दौर में प्रकाश को तरंग के जो गुण होते हैं, यानी प्रकाश एक कण होता है, इस सिद्धांत को नकार दिया गया और पता चला कि प्रकाश एक तरंग है। और तरंग, प्रकाश को तरंग मान करके प्रकाश के बहुत सारे गुण, जैसे प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन, प्रकाश में विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवणता, सभी गुणों की व्याख्या किसने, हाइगेंस ने कर दिया। लेकिन प्रकाश की एक ऐसी घटना आई, प्रकाश में कुछ ऐसी घटनाएं आई जिन घटनाओं की व्याख्या हाइगेंस का नियम भी करने में असमर्थ हो गया। जैसे घटना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जो प्रकाश को तरंग मान करके हम उस घटना को नहीं समझा सकते हैं। फिर हाइगेंस आए ना, मैक्स प्लांक आए और बाद में पता चला कि प्रकाश को कण माना गया। यानी प्रकाश क्या है, एक पार्टिकल है। प्रकाश के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। प्रकाश के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फोटोन कहा जाता है। ये फोटोन होता है। कुल मिला के आज तक, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारे वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि प्रकाश के अंदर दोहरा गुण होता है। प्रकाश के अंदर ड्यूअल नेचर है बेटा, प्रकाश के अंदर ड्यूअल नेचर होता है। प्रकाश के अंदर द्वैत प्रकृति है, यानी कि प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश क्या है, कण भी है। प्रकाश के कण को क्या बोलते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। यानी प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश को तरंग मान के भी फिलहाल में
क्लास 10th में प्रकाश को तरंग मान करके उसके गुणों की व्याख्या आज हम लोग करेंगे। तो प्रकाश को अगर तरंग माना जाए तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया जानते हैं कि तरंग के बारे में जानते हैं। तरंग क्या है? तरंग क्या है? तरंग किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव? तरंग क्या है? तो तरंग के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि विक्षोभ, किसी माध्यम में उत्पन्न जो विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है। विक्षोभ, किसी माध्यम में उत्पन्न जो विक्षोभ है, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, किसी माध्यम में उत्पन्न जो डिस्टरबेंस है यानी कि हलचल, है ना। किसी माध्यम में हलचल जो होता है, किसी माध्यम में जो विक्षोभ होगा, जैसे शांत जल है उसमें जब पत्थर फेंकेंगे तो उसमें क्या होता है, एक हलचल उत्पन्न हो जाएगा, उसी को तरंग माना गया है। तो तरंग का मतलब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, किसी माध्यम में उत्पन्न जो हलचल है उसको तरंग की श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि तरंग को सही अर्थों में समझे, तरंग क्या है, तो तरंग को सही अर्थों में जानने के लिए तरंग क्या है, तो तरंग को कहा जाता है गुड्स कैरियर, सॉरी तरंग को कहा जाएगा एनर्जी कैरियर। तरंग को अगर कहा जाएगा तरंग क्या है, जैसे दिमाग ये था कि जैसे ट्रक देखे ना, ट्रक के ऊपर क्या लिखा रहता है, गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर में सामान ढोने वाला, सामान ढोने वाला गुड्स कैरियर। वैसे ही जो तरंग बेटा, वो तरंग क्या होता है, एनर्जी कैरियर। एनर्जी कैरियर यानी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो तरंग का हेल्प लिया जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अगर मान ली कि सूर्य का प्रकाश अगर सूर्य से धरती पर आ रहा है तो उसमें तरंग लेके आ रही, विद्युत चुम्बकीय तरंग आ रही है। मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज अगर विद्यार्थी के कानों तक अगर पहुंच रही है, इसका मतलब कि हमारे और उसके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक यांत्रिक एक अनुदैर्ध्य तरंग या एक मैकेनिकल वेव चल रही है। तरंग के बारे में तो चर्चा करेंगे, तरंग क्या है। तरंग को देखिए सिंपल अर्थ में, तरंग माने विक्षोभ, या तरंग का सब शाब्दिक मतलब होता है वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। यानी कि वेव क्या है, यह एनर्जी कैरियर है। वेव एनर्जी कैरियर होता है। अब अगर तरंगों का एक छोटा सा डिवीजन में करूं तो तरंग को हम बांट सकते हैं दो भागों में। तरंग को बांट सकते हैं कितने भागों में, दो भागों में, माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक होता है बेटा यांत्रिक तरंग, एक होता है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। ये क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वेव। तो इन दोनों के बारे में तो पढ़ते हैं, किसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, किसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। नो नीड, नो मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ दिस वेव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। माने जिस तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम इज नॉट कंपल्सरी या मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसी तरंग जिस तरंग के संचरण हेतु, जिस तरंग के प्रोपगेशन के लिए, माने तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अगर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माने बिना माध्यम का अगर कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है तो उसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका सबसे अच्छा इसमें एग्जांपल आएगा प्रकाश। क्या है बेटा, प्रकाश। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बिना माध्यम में भी प्रकाश प्रोपगेट कर सकता है, प्रकाश चल सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसका यांत्रिक तरंग जैसे इसका उल्टा, यांत्रिक तरंग में जिस तरंग को चलने के लिए माध्यम एकदम कंपलसरी है, माध्यम बिल्कुल जरूरी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा साउंड। क्या हो जाएगा, ध्वनि। ध्वनि एक ऐसी तरंग होती है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ी। अगर हम ये लेक्चर चंद्रमा पर लेते, चंद्रमा पर अगर हम बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहां मैं बोल रहा हूं और आपको आवाज सुनाई दे रही है,
इसलिए कि हमारे और आपके बीच में हवा का एक माध्यम है, हवा एक मीडियम है। अगर कोई मीडियम नहीं होगी तो साउंड मन ध्वनि का प्रोपगेशन नहीं हो सकता है। तो जिस तरंग को चलने के लिए एकदम माध्यम कंपल्सरी हो जाता है, ऐसी तरंगों को कहते हैं यांत्रिक तरंग, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी तरंगों को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका सबसे एग्जांपल क्या होगा, अच्छा एग्जांपल प्रकाश हो जाएगा। तो एक बात स्पष्ट होगी, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैंने साबित हो गया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए और आगे देखा जाए। अब अगर मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक स्पेक्ट्रम लिखूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम माने कौन कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उसका एक सुव्यवस्थित क्रम अगर देखा जाए, कौन कौन तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम एक दिखा दूं, हल्का सा छोटा सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक स्पेक्ट्रम देख लीजिए। तो सबसे पहले आती है कौन सी, गामा किरण। गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, गामा है। उसके बाद एक्सरे है, उसके बाद यूवी है, और इसके बाद है बेटा प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का एक छोटा सा हिस्सा है, माने हमारी आंख एक बहुत छोटे से हिस्सा को दिखाती है, प्रकाश। इसके बाद क्या होता है बेटा, आईआर, इंफ्रारेड, इसके बाद माइक्रोवेव, और ये होता है बेटा रेडियो वेव। ये क्या होता है, रेडियो वेव होता है। जितनी तरंगे लिखा हो बेटा, माने बाएं से अगर दाएं चलेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अभी चर्चा करेंगे इस पर क्या होगा। यानी बाएं से दाएं अगर चलेंगे तो ऊर्जा का मान क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि ऊर्जा जो होता है वो एससी बाई क्या होता है, लैम्डा होता है। अगर लैम्डा घटेगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा बेटा, बढ़ने लगेगा। ओवरऑल सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है, गामा के पास। तो जानते होंगे गामा किरण जो होती है 100 सेंटीमीटर एल्युमिनियम को पेनिट्रेट कर सकती है। एक्सरे के बाद जानते हैं, नंबर 2 पर एक्सरे है। एक्सरे क्या करती है, हम लोग के मांस को छेद देती है, बट इट कैन नॉट एबल टू पेनिट्रेट द बोन्स, हड्डी को नहीं छेद पाती, इसलिए हम लोग इसका एक्सरे जब एक्सीडेंट अरे शरीर के अंदर के हड्डियों का चित्र हम लोग लेते हैं एक्सरे की मदद से। यूवी रे, पराबैंगनी किरणें, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरण बहुत डेंजरस होती है, जो ओजोन लेयर को डैमेज कर सकती है। पराबैंगनी किरणें, ये प्रकाश के बारे में तो पढ़ना ही है। आईआर माने अवरक्त होता है, अवरक्त किरणें आईआर। इंफ्रारेड, आजकल इंफ्रारेड आईआर कैमरे, मैंने रात को देखने के लिए जिन मैंने नाइट विजन जो कैमरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आईआर कैमरा होता है। क्योंकि नाइट विजन जो कैमरे होते हैं यानी कि ताप की मदद से, उष्मा की मदद से भी हम देखने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, आईआर, इंफ्रारेड। और एक होता है माइक्रोवेव, माइक्रो तरंग, इसका यूज होता है बेटा ओवन में। जो ओवन काम करता है, खाना बनाने के लिए ओवन जो होता है उसे माइक्रोवेव होता है। और रेडियो वेव तो पूरा जलवा इसका, रेडियो वेव का पूरा मोबाइल की नेटवर्किंग या पूरा आईटी सेक्टर, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो काम करता है वो किस पर काम करता है, रेडियो वेव पर। हमारा मोबाइल, सैटेलाइट, सब के सब इंटरनेट सब रेडियो वेव पर काम करता है। ओके, तो प्रकाश, यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह बात स्पष्ट हो गई। चलिए एक और तरंग का डिवीजन कर लूं मैं। तरंग का एक और डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, टू एंड फ्रो, अपने सामने के उधर गति करना शुरू कर देते हैं, कंपन करने लगते हैं ना। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कंपन में अंतर होता है थोड़ा सा। ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन थोड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, उसको आसानी से हम स्टॉप वॉच से काउंट कर सकते हैं। अगर ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए तो कंपन में काउंट हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कि तो कोई तरंग है बेटा, और तरंग को कंपन के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो तरंग का एक दूसरा डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है,
अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ट्रांसवर्स वेव और ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग का मतलब तरंग मने विक्षोभ। और जब किसी माध्यम में विक्षोभ होगा तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण कंपन करेंगे। यदि कंपन करने में जिस दिशा में तरंग जा रही है, यदि तरंग के चलने के लंबवत माध्यम के कण क्या करें, कंपन करें। मान लो कि तरंग ऐसे जा रही है और माध्यम कण ऐसे कंपन करे। जैसे शांत जल में जब आप पत्थर फेंकोगे तो पानी में जो हलचल आता है, देखिए आप ऐसे हलचल, पानी ऐसे ऊपर नीचे करता है और तरंग ऐसे जा रही होती है, विक्षोभ आगे बढ़ रहा होता है। तो क्या होता है कि जिस दिशा में तरंग जा रही है, यदि तरंग के जाने की दिशा या तरंग के चलने की दिशा या तरंग संचरण के अभिलंबवत यदि माध्यम के कण कंपन करेंगे तो उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और एक अनुदैर्घ्य होता है, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसके समांतर माध्यम के कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे। मनुष्य में क्या होता है, समांतर कंपन होता है, इसमें समांतर कंपन होता है, समांतर पैरेलल वाइब्रेशन। और इसमें क्या होता है, लंबवत कंपन होता है। इसमें क्या होगा बेटा, लंबवत कंपन होता है। तो अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या कंपन कैसा होगा, आपका लंबवत कंपन होगा, और अनुदैर्घ्य में कंपन क्या होगा, समांतर होता है। और इसके बारे में बता दें कि हम लोग का जो प्रकाश है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अच्छा, ये बड़ा एक रोमांचक चीज रहा, ये बहुत रोमांचक प्रश्न रहा। प्रकाश की सभी घटनाओं को जो शुरुआत में जो प्रूफ किया था उस वैज्ञानिक का नाम हाइगेंस था। हाइगेंस प्रकाश के तरंग के गुणों की व्याख्या किया है। जैसे प्रकाश में परावर्तन क्यों होता है, इसकी व्याख्या हाइगेंस ने किया है। प्रकाश में अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश में विवर्तन क्यों होता है, प्रकाश में इंटरफेरेंस क्यों होता है, प्रकाश में सारे गुणों की व्याख्या हाइगेंस ने किया हुआ है। और शुरुआत में सबसे रोमांचक चीज बात यह है कि जिस समय हाइगेंस साहब प्रकाश के गुणों की व्याख्या कर रहे थे कि प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन, उस समय शुरुआत में हाइगेंस प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग माना था, जो कि गलत कंसेप्ट था। शुरुआत में हाइगेंस प्रकाश को अनुदैर्घ्य मान करके सब व्याख्या कर रहा था। लेकिन एक घटना की व्याख्या करते समय यह पता चला कि हमारी कल्पना गलत है। जैसे अगर कहा जाए कि कैसे पता चला कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह गलती हाइगेंस साहब से भी हुई। हाइगेंस शुरुआत में प्रकाश को क्या माना था, अनुदैर्घ्य तरंग मान के सिद्ध किया था। लेकिन एक ऐसी घटना है जिस घटना को समझाते समय हाइगेंस साहब को भी आभास हुआ कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, बल्कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर आप मुझसे पूछा जाए कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह हम कैसे कह सकते हैं, तो प्रकाश में गुण होता है बेटा ध्रुवणता, पोलराइजेशन। प्रकाश में गुण होता है ध्रुवणता, पोलराइजेशन। आजकल देखो बेटा, आजकल पोलराइड चश्मे आ रहे हैं, पोलराइड चश्मे आते हैं। या तुम 3D फिल्म देखोगे, 3 डायमेंशनल मूवी देखोगे तो उसमें भी एक पोलराइड चश्मा आपको मिलता है। तो पोलराइजेशन बहुत एक डीपली स्टडी है क्लास 12th में, इसको हम पढ़ेंगे 12th क्लास बच्चों के हिसाब से। मैंने ये ध्यान रखिए, ध्रुवणता एक ऐसा गुण है। ध्रुवणता क्या है, अब तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में। अभी को जान लीजिए कि ध्रुवणता एक ऐसा प्रकाश का गुण होता है जो सिद्ध करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखिएगा, ध्रुवणता के आधार पर पता चला कि जो प्रकाश है वह एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो किस गुण के आधार पर कैसे पता चला कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, उस प्रयोग का नाम है ध्रुवणता, पोलराइजेशन।
अब पोलराइजेशन क्या होता है ये डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 के बच्चों के हिसाब से, उसको देख लीजिएगा बढ़िया से, पोलराइजेशन क्या होता है। तो ध्रुवणता के आधार पर पता चला कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब अगर मैं डिवीजन करूं, दो बातें स्पष्ट हो गई, क्या कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर अनुप्रस्थ के बारे में थोड़ा और डीपली में पढ़ो, थोड़ा सा हल्का सा, अगर अनुप्रस्थ तरंग के बारे में कहा जाए तो जानते होंगे छोटे क्लासों में कि जब अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वह श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। याद रहे बेटा, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। प्रकाश जो है वह श्रृंग और गर्त के रूप में चलेगी। ऊपर वाले इसे क्या बोलते हो, श्रृंग, और नीचे वाले को बोलते हो गर्त। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ माने ऊपर वाला जो हिस्सा है बेटा वह श्रृंग कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। माने माध्यम जो कंपन कर रहा है अपनी साम्यावस्था से ऊपर आएगा। जैसे शांत जल में अपने पत्थर फेंक दिया तो पानी ऐसा कंपन करना शुरू करेगा, तो जब पानी ऊपर आएगा तो श्रृंग और नीचे आएगा तो गर्त कहलाएगा ना। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वह श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होती है, आगे बढ़ती है। और डीपली स्टडी करेंगे वेब में। एक अच्छी बात बता दें, दो पास पास के श्रृंगों के बीच की दूरी को लैम्डा कहा जाता है, लैम्डा कहा जाता है, या दो पास पास के गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा जो होता है, लैम्डा का नाम है तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरंग का मूलभूत लक्षण होता है। कोई भी तरंग पहचानी जाती है अपने वेवलेंथ की वजह से। जैसे आप सभी इंसानों का एक पर्टिकुलर एक आधार नंबर है ना बेटा, वैसे ही तरंग का ही आधार नंबर है, समझ लीजिए। हर इंसान की एक स्पेशल पहचान है, उसका आधार नंबर, बायोमेट्रिक आपका आइडेंटिफिकेशन। वैसे ही हर तरंग अपना एक विशेष गुण रखती है। माने एक तरंग दूसरे तरंग से भिन्न है, इसका मतलब उसके लिए मेन तरंग कौन है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य समझिए कि किसी तरंग का आधार नंबर है ना। अगर लैम्डा चेंज होगा तो उसके उस तरंग का गुण भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं तरंग दैर्घ्य, याद कर लीजिए तरंग दैर्घ्य क्या है, दो पास पास दो निकटवर्ती श्रृंगों के बीच की दूरी, दो निकटवर्ती श्रृंगों के बीच की दूरी या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब आ गया, अब एकदम क्लियर प्रकाश की परिभाषा हम लोग पढ़ ली। तो प्रकाश में एक घटना हम लोग क्या मिला कि प्रकाश, हम लोग क्या क्या जान गए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये हम लोग जान लिए। क्यों, क्योंकि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। दूसरा हम लोग जान गए कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि प्रकाश में ध्रुवणता होता है। अब लैम्डा के बारे में मत रहे, लैम्डा ही डिसाइड करेगा कि वो प्रकाश है कि नहीं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य का मान 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है औसत रूप में। औसत रूप में किसी किसी किताब में 3500 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम भी होगा। यह प्रकाश की सबसे अच्छी परिभाषा होगी। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। एंगस्ट्रॉम जानते ही हो, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घात माइनस के 10 मीटर, है ना। यह रही प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा हो गई। प्रकाश के गुण देख लेते हो सब। अगर प्रकाश के गुण पढ़ देते हैं, प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं बेटा, प्रकाश के गुण। चलिए, तो प्रकाश के अंदर, प्रकाश रियली में क्या है, तो प्रकाश तो दोनों भैया, प्रकाश तो कहा जाए, प्रकाश के अंदर तो दोहरा गुण है। प्रकाश, अगर पूछा प्रकाश क्या है, तो नियमतः प्रकाश तो तरंग भी है और प्रकाश एक कण भी है, यानी कि फोटोन कहते हैं उसको। प्रकाश के कण का नाम क्या है, फोटोन है। अच्छा, कह दे कि कैसे पता चला कि प्रकाश एक तरंग है।
सिद्ध कीजिए। तो प्रकाश में गुण होता है बेटा, बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे प्रकाश में विवर्तन होता है, विवर्तन होता है या व्यतिकरण होता है। प्रकाश में अभी पढ़ेंगे तो विवर्तन के बारे में हल्का से जानकारी दूंगा, प्रकाश में क्या होता है। आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में दिया है विवर्तन के बारे में थोड़ा सा। तो प्रकाश में विवर्तन पाया जाता है या प्रकाश में व्यतिकरण पाया जाता है, यह साबित करता है कि प्रकाश एक तरंग है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि प्रकाश एक कण है, फोटोन है? और उस प्रकाश का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसा प्रयोग है बेटा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसा प्रयोग है जो साबित करता है कि प्रकाश एक कण है। रमन इफेक्ट, कैंप्टन इफेक्ट, ये सब ऐसे प्रभाव होते हैं जो साबित करते हैं कि प्रकाश क्या एक कण है। वैसे आज बिल्कुल सहमत है सारे वैज्ञानिक, प्रकाश के अंदर एक ड्यूअल नेचर होता है। प्रकाश के अंदर एक ड्यूअल नेचर होता है, मतलब समटाइम्स लाइट एक्ट एज ए पार्टिकल एंड समटाइम्स लाइट एक्ट एज ए वेव। अगर लाइट वेव के रूप में काम करेगी तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? उसकी तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। यह प्रकाश है। प्रकाश की दूसरी विशेषता एक होती है, कहा जाता है कि प्रकाश होता है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। रे ऑप्टिक्स में मान लिया जाता है, ये जब रे ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं ना, रे ऑप्टिक्स मान लेते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। हालांकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि विवर्तन और ये इसका विरोध कर देगा। लेकिन चलिए अगर छोटे क्लास में पढ़े तो रे ऑप्टिक्स में माना जाता है कि प्रकाश का प्रोपगेशन सीधी रेखा में होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, कह दे कैसे सिद्ध कर सकते हो? हाउ वी कैन से दैट लाइट प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन? कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है? अगर इसकी हम व्याख्या करना चाहें कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो बहुत सिंपल से एक एग्जांपल है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसके छोटे बच्चे क्लास दफ्ती काट करके बीच में छेद करके एक तरफ कैंडल जला के देखते थे, इसमें कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है दिन रात का होना। दिन रात का होना प्रमाणित करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता नहीं तो रात होता ही नहीं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लो कि सूरज है, सन है बेटा, और ये है अर्थ, और प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं। देखिए प्रकाश अगर सीधा जा रहा है ऐसे, ये प्रकाश सीधा निकल गया ऐसे, तो इधर तो हो गया क्या बेटा? डे हो गया, दिन हो गया, और इधर क्या हो गया? नाइट हो गया। बोले बेटा इधर प्रकाश नहीं पहुंचा, तो इधर दिन, इधर क्या हो गया? रात। अगर मान लीजिए कि प्रकाश सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता, तो अगर प्रकाश टेढ़ा चलता, देखिए मान लो कि प्रकाश ऐसे आ रहा है, ऐसे निकल जाता, इसका मतलब कि जहां रात वाला हिस्सा है वहां से भी प्रकाश गुजरता, इसका मतलब रात होता ही नहीं। अगर प्रकाश सीधा नहीं चलता तो रात होता ही नहीं बेटा। तो प्रकाश सीधा चलता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रकाश में दिन रात का होना यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक और भी गुण कह सकते हैं, आपकी परछाई बनता, आपका शैडो फॉर्मेशन। आप जब धूप में खड़े होते हो तो आपकी जो छाया बनती है, किसी भी ओपेक मटेरियल, किसी अपारदर्शी वस्तु का छाया बनना, यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश का तीसरा गुण क्या होगा? प्रकाश के अंदर एक तीसरा गुण पढ़ते हैं। प्रकाश के अंदर एक तीसरा गुण अगर हम लोग पढ़ें तो जानते होंगे कि प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है, पढ़ेंगे डिटेल में। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। हाँ, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में स्कैटरिंग, विवर्तन, सॉरी स्कैटरिंग को हिंदी बोलते हैं, स्कैटरिंग को प्रकीर्णन। अच्छा, विवर्तन जो कहा जाता है, विवर्तन, विवर्तन में डिफ्रैक्शन होता है बेटा, डिफ्रैक्शन है ना, डिफ्रैक्शन। प्रकाश में क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण, व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या समझते हो? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बड़े क्लासों में। प्रकाश में क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश में मैंने प्रकाश के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में ध्रुवणता होता है, पोलराइजेशन का गुण पाया जाता है। ये सब प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण है। प्रकाश में क्या होता है बेटा?
तो प्रकाश में प्रकाश में क्या होगा? परावर्तन। प्रकाश में क्या होगा बेटा? परावर्तन। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण क्रोमेटिक डिस्पर्सन होता है, प्रकाश में विवर्तन डिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण इंटरफेरेंस होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और प्रकाश में ध्रुवणता मतलब प्रकाश में पोलराइजेशन होता है। इधर डिटेल में एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए और देखा जाए, और अगर चौथा गुण पाया जाए तो कहा जाता है कि सूर्य से प्राप्त श्वेत प्रकाश, सूर्य से प्राप्त श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं बेटा? 7 रंग होते हैं। सूर्य से प्राप्त श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसी खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था, यह प्रमाणित किया था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन वो धनुष जैसा क्यों डिजाइन बनता है, इन सब की व्याख्या हम लोग फिजिक्स में कर सकते हैं। ओके, तो सूर्य से प्राप्त श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं। उन 7 रंग जानते होंगे, विवग्योर। क्या होता है? विवग्योर यानी हिंदी में तो बैनिया पीनाला, बैनिया पीनाला मैंने हिंदी बेटा बैगनी रंग, नीला रंग, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं। अंग्रेजी में विवग्योर, भी मतलब क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं। इसकी व्याख्या सर आइजैक न्यूटन ने प्रमाणित का प्रिज्म रख करके उसको सिद्ध किया है। हम लोग उसको देख लेंगे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रकाश में परावर्तन, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छा चीज है। और परावर्तन जब पढ़ लेंगे तो परावर्तन पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम को सिद्ध करेंगे। और परावर्तन के नियम को सिद्ध करने के बाद परावर्तन के आधार पर आपको पढ़ना है दर्पण। बेटा दर्पण को एकदम डिटेल में पढ़ना है। समतल दर्पण क्या है, गोली दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, हर प्रकार के दर्पण के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।